जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा एंड वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम सभी करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को जो है वो कवर अप करते हैं। तो मैं आपके सामने जो है वो स्क्रीन ऑन करता हूं, तो ये सब टॉपिक्स हैं जिनको एक एक करके हम लोग कवर करने वाले हैं। आज है दिन 5 अगस्त 2025 और यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ, बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी, इन सब एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये लेक्चर को एंड तक जरूर देखो। प्लस साथ ही साथ यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ, बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम और हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पीएससी के प्रॉपर हमारे पास कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं। दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करिए और कोर्सेज को जो है वो ज्वाइन करिए। और यहाँ पर आपकी जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर जो है वो तैयारी करवाई जाती है। ज्ञान सर का स्पेशल पेड कोर्स है, ये है हमारे ज्ञान सर। और इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करिए और अगर आप बताएंगे कि आप हमारे करंट अफेयर्स के लेक्चर्स को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपको कुछ स्पेशल डिस्काउंट्स भी मिल सकता है। तो ये सब टॉपिक्स हैं जिनको आज एक एक करके हम लोग कवर जो है वो करने वाले हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि आप अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठिए और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी टॉपिक्स के दौरान वो मैं आपको बताऊंगा, उसको आपको नोट डाउन करना है और आपको सिर्फ फोकस करना है मेरी बातों के ऊपर। जो जो चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपका फोकस सिर्फ उस चीज पर होना चाहिए। तो मैंने कल भी आपके कमेंट्स जो है वो देखे नहीं थे, तो चलिए आज आपके कमेंट्स जो है वो देख लेते हैं। आयुष गुप्ता, आयुष गुप्ता जी ने ये दो दो बार ये वाला कमेंट किया था। आई नो, मैंने पढ़ लिया था आपका। आज भी अभी आपने कमेंट किया। आज के एक्चुअली हमारे यहाँ पावर कट का इशू हो गया था फिर से, तो अभी जस्ट अभी इलेक्ट्रिसिटी आई है, तो फिर मैं लेक्चर जो है वो कंटिन्यू कर रहा हूँ। पहलगाम के बारे में आपने जो है वो पूछा था। इस हमले के बाद सरकार ने कई विपक्ष पार्टियों के सदस्यों को विदेश में जाकर भारत का पक्ष रखने की बात कही और विपक्ष सदस्य सदस्य भी गए थे। तो क्या ये विपक्ष सदस्य अपनी पार्टी से इजाजत लेकर विदेशी दौरे पर गए थे? ऐसा किसी प्रकार से संभव है सरकार ना होते हुए भी सरकार के साथ काम करना? अरे नहीं, ये तो जरूरी होता है भाई। ये बेसिकली अपोजिशन पार्टी का काम ही ये होता है। क्योंकि देखो, अल्टीमेटली इट इज ऑल अबाउट इंडिया, इट इज नॉट अबाउट अपोजिशन और गवर्नमेंट पार्टी। बात समझिएगा आप ध्यान से, है ना? कि जो सत्ता में है और जो सत्ता में नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप हैं, राइट, और मैं हूं, हम लोग क्या है, कॉमन बेसिकली वोटर्स हैं, राइट। बिना किसी पोजीशन के मान के चलो, एक कॉमन मैन के नजरिए से चीजों को देखो। तो अगर हमें जब भी मौका मिलेगा इंडिया के पक्ष में बोलने का, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम बोलेंगे ना। उसके लिए चाहे हमें शायद कहीं और बाहर दूर विदेश जो है वो जाकर बोलना पड़े, तो डेफिनेटली हम बोलेंगे, राइट। और दूसरा एक और था आयुष जी, आपका एक और वो था कि अभी पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष पार्टी द्वारा जो है मुद्दा उठाया जा रहा है कि ट्रंप ने समझौता जो है वो कराया, लेकिन ट्रंप का मध्यस्थता से कोई लेना देना नहीं था। बिल्कुल सही, कोई लेना देना नहीं था। तो विपक्ष जो है वो ट्रंप की बुराई जो है वो कर रहा है और सत्ता पक्ष ने इस टॉपिक पर स्पष्ट जवाब जो है वो मांग रहा है। तो क्या इसका असर इंडिया के ट्रेड पर पड़ेगा? पड़ता ही है भाई, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ट्रेड पर पड़ता है। आपने ये मेरे ख्याल से आपने कल वाला सेशन जो है वो देखा होगा जिसमें हमने डिस्कस किया था कि यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है वो इंडिया के ऊपर टैरिफ जो है वो लगा दिए हैं। याद करो, डिस्कस किया था ना। तो कितने परसेंट टैरिफ लगाए? फटाक से कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताओ। यही तो रिवीजन है आपका। अरे ये मेरा अंगूठे को क्या हो गया? अच्छा, ये कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है। वही मैं एकदम घबराया, मैंने कहा ये क्या होगा भाई, ब्लैक ब्लैक क्या लग गया अंगूठे में। बड़ी कॉन्ट्रास्ट है। चलो एनीवेज, समझ में आ गई ना आपको बात? देखो, पहला आपका ये डाउट था कि क्या ये लोग बाहर जा सकते हैं। कोई भी जा सकता है भाई, इंडिया के अगर पक्ष में बोलने की बात हो। अब विपक्ष है, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो पक्ष में नहीं बोलेंगे। अगर इंडिया के ग्रोथ डेवलपमेंट की बात हो रही है तो ऑब्वियसली बोलेंगे, राइट। दूसरा, आपका ये वाला डाउट भी क्लियर हो गया कि भाई ट्रेड पर तो इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है इन सब चीजों का, क्योंकि यूएसए का जहां पर भी नाम आएगा तो यूएसए तो कान लगा के सुनेगा ना, देखिएगा कि भाई मेरी क्या बात हो रही है, राइट। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। हाँ, इंडिया को नुकसान जो है वो होता है यार, क्योंकि कई बार पार्लियामेंट में ऐसी कुछ घटना, ऐसी कुछ चीजें इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो बोल दी जाती हैं कि उसके कारण हम लोग को जो है वो कुछ चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़ते हैं। दैट इज कंप्लीटली ट्रू, ठीक है। अच्छा, 2004 की सुनामी का असर आंखों से देखा है आपने? द पांडे गर्ल करके एक आईडी है, एक स्टूडेंट की। बाप रे, बहुत ही भयानक दृश्य होगा। और आप तो उस समय शायद छोटे होंगे। फिर भी जो भी हो, जब जब ऐसी घटना जब आंखों के सामने बीतती है, तब हमारे आंखों के सामने किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तभी घबराहट हो जाती है। और यहाँ पर तो एक बहुत बड़ी आपदा थी, डिजास्टर था।
ठीक है, दीपशिखा सिंह। सर फैक्ट्स और अपॉइंटमेंट पीडीएफ में मिलते हैं हमारे। उसके लिए मैंने आपको बताया वो नंबर जो दिया था ना, अभी आपके सामने आ जाएगा नंबर पीडीएफ में, तो उस पर आप एक बार कॉल करके जो है पूछ लीजिएगा। ठीक है। और बाय द वे मैं आप सभी लोग को एक चीज और जो है बता दूं कि ईपीएफओ का नोटिफिकेशन आ गया है। मैंने आज उस पर एक वीडियो भी बनाया था, वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वीडियो एक बार देख लो, और ईपीएफओ का भी फॉर्म भर दो, वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है। दीपशिखा सिंह वेरी गुड आंसर्स दिए हैं। आयुष गुप्ता के भी आंसर्स आए हैं, बहुत शानदार। अच्छा, यूनाइटेड नेशन में संयुक्त राष्ट्र में किसकी सुनी जाती है, आप ये जो है पूछ रहे हैं। देखो क्या होता है कि जनरली कुछ समय पहले तक, कुछ समय पहले और आज भी ऐसा है कि जो पावरफुल कंट्रीज, जो P5 नेशंस जो होते हैं ना, तो मेनली जो है वो ज्यादातर रूल जो है वो करते हैं, मतलब उनकी बात जो है वो ज्यादा जो है वो मानी जाती है, राइट। बट एक्चुअल में ये बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें सबकी जो है वो बेसिकली सुनी जाती है, क्योंकि ग्लोबल लेवल के डेवलपमेंट का प्लेटफॉर्म है। बट जब आप इसका आंसर जो है वो देंगे तो आप बिल्कुल ऐसा जो है मेंशन मत कीजिएगा। हाँ, ये इसके सजेशन में आप जरूर मेंशन कर सकते हैं कि कंपेयर टू, मतलब पुराने टाइम के कंपैरिजन में आज का जियो पॉलिटिक्स जो है वो चेंज हो गया है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आज की डेट में ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि यूनाइटेड नेशन को और ज्यादा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को और बेहतर तरीके से सुधार की आवश्यकता है, जिससे कि और जो ग्लोबल साउथ के जो मुद्दे हैं वो सामने पेश किए जा सके, सामने रखे जा सके। तो ऐसा आप रिफॉर्म्स में, मतलब सजेशन में लिखिएगा लास्ट में आंसर के। बट अगर ऐसे कोई क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यूनाइटेड नेशन में जो है वो किसकी चली जाती है इस टाइप का, कि मतलब क्या कहीं बायसनेस तो नहीं हो रही यूनाइटेड नेशन के अंदर, पक्षपात तो नहीं हो रहा, तो आप पहली चीज तो ये चीज मेंशन करेंगे कि ये प्लेटफॉर्म ही जो था वो इसलिए जो है बनाया गया था, ये ऑर्गेनाइजेशन ही इसलिए बनाया गया था जिससे कि किसी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट इंटरनेशनल लेवल पे ना हो, और सभी कंट्रीज को इक्वली मौका मिले अपनी प्रॉब्लम्स को सामने रखने का, राइट। और जिससे कि उसकी प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व भी हो सके, और पूरे दुनिया भर के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हुआ था, और पूरे दुनिया भर में शांति बरकरार रहे, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हुआ था। ये तो आप पहले मेंशन कर दोगे। फिर आप मेंशन करोगे कि नहीं, कंपेयर टू कितने साल हो गए हैं, अभी तक इसमें किसी प्रकार का सुधार नहीं आया है, जिसके कारण काफी सारे मुद्दे जो है वो इस पे पेश नहीं होते, राइट। तो आप आंसर जब लिखोगे तो इस तरीके का लिखना। बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता दूं कि यस, एक टाइम पर यह भी कहा जाता था कि यूनाइटेड नेशन डम एंड डेफ हो जाता है यूएसए के सामने, राइट। तो ये कहानी है। क्या यूएसए या कोई और सदस्य देश पैसे देकर ऐसा कर सकते हैं, सिर्फ उसकी जो है वो चलेगी? बात पैसे की नहीं होती, बात होती है मेनली पावर की। तो मैंने अभी आपको बताया ना एक स्टेटमेंट, पर ये लिखना नहीं है, ये सिर्फ समझने वाली चीजें होती हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मेरा तो बेसिकली स्ट्रीम ही रहा इंटरनेशनल रिलेशंस का, और आपने देखा होगा जब मैं आईआर के टॉपिक को एक्सप्लेन करता हूं तो एक अलग एंगल आपको जो है वो सुनने को मिलता होगा। पीएसआईआर, पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस, बहुत शानदार सब्जेक्ट है। इस पर आज की डेट में तो कमांड बनाना बहुत जरूरी है ही, और हमेशा से सिविल सर्विसेज इस पर ज्यादा टारगेट करता है, फोकस ज्यादा करता है। आयुषी सिंह, दुर्गेश जी ने एक चीज लिखी थी कि हिंदी में लाइन टू लाइन पढ़ो, तो भैया देखो मैं आप सब लोग को क्लियर कर दूं, ये एग्जाम आपका लाइन टू लाइन पढ़ने का नहीं है, वो आपके दिन चले गए स्कूल के कि जब आप एक एक लाइन जो है वो बैठ के पढ़ते थे, राइट। मैं आपके लिए चीजें जो है वो आसान जो है वो रखता हूँ। रही बात इंग्लिश की, तो यार थोड़ा इंग्लिश तो आपको सीखना पड़ेगा। मैं तो ऐसी इंग्लिश तो बोलता नहीं हूँ जो आपको समझ में ना आए, आई डोंट थिंक। भाई पिक्चर तो आप लोग देखते होगे, पिक्चर में तो आपको बढ़िया चीज समझ में आ जाती है, जो भी चीज बोलते हैं है इंग्लिश में भी बोलते हैं तो भी आपको जो है वो क्लियर हो जाता है। पढ़ते समय ही क्यों क्लियर नहीं हो रहा? क्योंकि पहले ही आपने दिमाग में वो डाल के रखा है ना। तो थोड़ी सी मेहनत करो, एकदम अपने आप को, आप खुद सोचो ना, आप खुद सोचो, आप आगे चल के डीएसपी बनोगे, एसडीएम बनोगे, आपके सामने कोई फॉरेनर आएगा तो आप उससे बात भी नहीं कर पाओगे, तो क्यों आपको एसडीएम बनाया जाएगा? इसलिए इसमें कहा जाता है इस एग्जामिनेशन में कि एक कंपलसरी इंग्लिश क्यों है, वो इसीलिए है। ठीक है, ठीक है, आई थिंक मैंने आप सब लोग के कमेंट जो है वो ले लिए हैं। अब चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, और सभी स्टूडेंट्स कमेंट्स भी जो है वो किया करें। तो मैं अपना वीडियो हटाता हूं और ये जो है वो शुरू करता हूं। चलिए आइए हम जो है वो डिस्कस करेंगे हमारे इस पर्टिकुलर टॉपिक को। चलिए, तो पहला जो टॉपिक हमारा हम लोग को देखने को मिल रहा है, कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव क्या है? सहकारिता। मुझे कमेंट बॉक्स पे इसकी डेफिनेशन लिखकर बताएं कि कोऑपरेटिव्स जो है वो क्या होता है। आपको याद आ रहा हो कुछ, मैं हमेशा अमूल का एग्जांपल जो है वो देता हूँ कोऑपरेटिव्स के, जब भी टॉपिक आता है उसमें, है ना। तो आप उस एग्जांपल से चीजें याद रखने की कोशिश किया करें।
तो ये रिसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जिसे यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है, और इसका फोकस है गांव क्षेत्रों में फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाना, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो गांव क्षेत्रों के जितने ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो फाइनेंशियली इन्वॉल्व हो, राइट। यानी कि बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से जो है वो जुड़े, बैंकों से जुड़े, अपने खाता खुलवाएं, डे टू डे बैंकिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है। और दूसरा है वहां पर रोजगार जो है वो बढ़ाना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, और तीसरा है अवसंरचनाएं यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर उसको मॉडर्नाइज करना। तो कुल मिला के गांव क्षेत्रों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये इनिशिएटिव जो है वो सरकार लेकर आई है। अच्छा, क्या आपको पता है कि इंडिया में टोटल कितनी कोऑपरेटिव सोसाइटी है? टोटल कितनी कोऑपरेटिव सोसाइटी है इंडिया के अंदर? हालांकि ये फैक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं याद रखने वाला, एक जनरल। चलो, तो हमें जो है वो क्या चीज देखने को मिल रही है कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है 2000 करोड़ का एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम फाइनेंशियल ईयर 26 से लेकर 29 के लिए। 4 सालों के लिए हम लोग को देखने को मिल रही है कि एक स्कीम जो है वो, एक मिनट रुकना, पेश की जा रही है सरकार के द्वारा, जिसमें 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। और ये कौन सी स्कीम है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। लिख लीजिए भैया, यूनियन कैबिनेट ने जो है वो यूनियन कैबिनेट ने जो है वो 2026 से 2029 तक 4 वर्षों के लिए एक योजना जो है वो केंद्रीय क्षेत्रीय योजना जो है वो लेकर आए हैं, जिसमें 2000 करोड़ रुपए जो है वो लगाए जा रहे हैं। पहला पॉइंट तो आपने ये सब चीजें लिख ली। अब ऑब्जेक्टिव क्या है? नेक्स्ट लाइन में जो है वो लिखिए ऑब्जेक्टिव, एनसीडीसी इससे 20,000 करोड़ रेस करेगी, यानी कि ये 2000 करोड़ से एनसीडीसी जो है वो 20,000 करोड़ रुपए जो है वो तैयार करेगी, बनाएगी, और उसे कोऑपरेटिव सोसाइटी को लोन जो है वो दिया जाएगा अक्रॉस सेक्टर, जैसे कि डेयरी, फिशरी, शुगर, टेक्सटाइल, वुमेन लेड कोऑपरेटिव्स। ध्यान से सुनना आप। ऑब्जेक्ट इसमें नेक्स्ट लाइन में लिखो एनसीडीसी, नेक्स्ट लाइन में आप ये लिखेंगे नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये 2000 करोड़ जो है वो इस कॉर्पोरेशन को दिए गए। तो जहां पर 2000 करोड़ रुपए जो है वो लिखा है, वहां पर एक एरो बनाओ और उस एरो जो है वो पॉइंट कर दो एनसीडीसी की तरफ। तो आपको क्या समझ में आया कि सरकार ने उठाकर 2000 करोड़ रुपए जो है वो एनसीडीसी को दे दिए। कितने सालों के लिए? 4 सालों के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव लिखो, उद्देश्य लिखो, रूरल कोऑपरेटिव एक्टिविटीज को बूस्ट करना। ये एनसीडीसी जो है वो क्या करेगी? ये एनसीडीसी जो है वो पैसा उठाएगी और मार्केट से 20,000 करोड़ रुपए तक, और लोन्स प्रोवाइड कराएगी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को सभी सेक्टर्स में, और लोन्स प्रोवाइड कराएगी कोऑपरेटिव सेक्टर्स को सभी, कोऑपरेटिव सोसाइटी को सभी सेक्टर्स के, जैसे डेयरी हुआ, फिशरीज हुआ, है ना, शुगर हुआ, टेक्सटाइल्स हुआ। यानी कि जो जो ब्रैकेट में लिख लेना कि जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी इन इन एरियाज पर काम जो है वो कर रही हैं, उनको लोन मिलेगा, जिससे कि और बेहतर तरीके से जो है वो अपने ऑपरेशंस कंडक्ट कर सकें। तो पूरा गेम समझ में आ गया? एक बार फिर से छोटे शॉर्ट में रिपीट कर देता हूं कि सरकार क्या लेकर आई है। सरकार लेकर आई है एक ऐसी स्कीम जिसमें 2000 करोड़ सरकार ने जो है वो दिए हैं एनसीडीसी को, और एनसीडीसी जो है वो क्या करेगी? एनसीडीसी ओपन मार्केट से, यानी कि बाजार से जो है वो 20,000 करोड़ रुपए का फंड रेज करेगी, राइट, और उससे उसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लोन दिया जाएगा, राइट, डेयरी, फिशरी, शुगर, टेक्सटाइल और वुमेन लेड कोऑपरेटिव्स में। इस स्कीम से अप्रोक्सीमेटली 13,288 13,288 कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है, जो जिसमें करीब लगभग 3 करोड़ लोग जो है वो इन्वॉल्व है, उनको बेनिफिट मिलेगा इन सेक्टर से। तो समझ में गए आप कि पूरा गेम जो है वो क्या है? पूरा गेम ये है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लोन प्रोवाइड कराने की प्रॉपर व्यवस्था करी है सरकार ने 2026 से 2029 के पीरियड में। क्लियर हो गई पूरी बात है? अब आओ कुछ पॉइंट्स के बारे में हम एनसीडीसी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहां से उठा के आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, एनसीडीसी, ये कब एस्टैब्लिश हुई थी? तो 1963 को एस्टैब्लिश जो है वो की गई थी पार्लियामेंट के एक कानून के तहत, इसलिए ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है? तो ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, नाम से ही समझ में आ रहा है, सहकारी विकास निगम है भाई, ये कोऑपरेटिव के डेवलपमेंट का हम लोग को फर्म देखने को मिल रही, कंपनी देखने को मिल रही है ना। इसका हेडक्वार्टर हम लोग को न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिलता है। 18 इसके रीजनल ऑफिसेज भी हैं, राइट।
और लॉन्ग टर्म और वर्किंग कैपिटल असिस्टेंस डायरेक्टली जो है वो प्रोवाइड कराती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। मतलब कुल मिलाकर ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज को जो है वो लोन्स प्रोवाइड कराने का काम करती है, उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट में डायरेक्टली हेल्प करती है लोन्स के माध्यम से। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि कोऑपरेटिव जो है वो आत्मनिर्भर बन सके, है ना, कॉम्पिटिटिव बन सके, सस्टेनेबल बन सके, है ना, आत्मनिर्भर, सतत, और फिर कंपीट कर सके। लोन जो है ये प्रोवाइड कराती है प्रोसेसिंग के लिए, स्टोरेज के लिए, मार्केटिंग के लिए, कि आज की रेट में प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग बहुत जरूरी है ना, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, मार्केटिंग, सबके लिए एग्रीकल्चर में लोन प्रोवाइड करा रही है। डेयरी, पोल्ट्री, फिशरीज, हैंडलूम, सेरिकल्चर, इन सब चीजों में लोन्स प्रोवाइड कराती है। इंफ्रास्ट्रक्चर्स खरीदने के लिए या तैयार करने के लिए, जैसे इरिगेशन हुआ, एनिमल हेल्थ और सैनिटेशन का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार अगर करना है तो उसके लिए लोन प्रोवाइड कराती है। तो कुल मिलाकर कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए पैसों की व्यवस्था करने का काम एनसीडीसी का है। और हर साल 500 करोड़ रुपए जो है वो दिया जाएगा 4 साल के लिए, राइट। इस स्कीम के अंदर जो कैबिनेट ने बोला है, इसमें टोटल 2000 करोड़ 4 साल में देंगे, बट हर साल 500 करोड़ जो है वो दिया जाएगा। इस फंड से एनसीडीसी जो है वो मार्केट से 20,000 करोड़ रुपए जो है वो ढालेगी, राइट। फिर उसके बाद उसको लोन में जो है वो दे दिया जाएगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लोन जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को जो है वो दिया जाएगा। फोकस यही है कि भाई हमें जो है वो टारगेट जो है वो करना है कि वो सस्टेनेबल जो है वो बन सके, है ना। वुमेन लेड ग्रुप को टारगेट करेंगे, लेबर जिसमें ज्यादा है उनको टारगेट करेंगे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, गांव क्षेत्रों के लोगों को बेनिफिट मिल सके। कोल्ड चेन पर, फूड प्रोसेसिंग पर, इन सब चीजों पर काम करेंगे, ठीक है। बस यही चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर। रूरल कोऑपरेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करने की जो है वो बात की जा रही है। तो ये सब पॉइंट्स थोड़े से जो है वो आपको ध्यान में रखना है। बस एनसीडीसी के बारे में बस थोड़ा सा ध्यान में रखिए, बाकी सब कुछ जो है वो सिंपल सा है। मेन ऑब्जेक्टिव इस स्कीम का आपको पता होना चाहिए कि सरकार जो है वो 2000 करोड़ रुपए जो है वो लगा रही है, जिससे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को इजीली लोन जो है वो मिल सके। दैट्स इट। तो अब जो ये दूसरा वाला टॉपिक है, ये तो आप जानते हो, ये सुनने वाला टॉपिक है आपके लिए। नाम से ही आप जो है वो आपको क्लियर जो है वो हो चुका होगा। आप ऑलरेडी जानते हो इसके बारे में, हम कितनी बार जो है वो पढ़ चुके हैं यार, कि कितनी मतलब कोर्ट में केसेस वगैरह जो है वो चल रहे हैं, और ऊपर से लीगल एड डिलीवरी जो है वो गैप्स हम लोग को देखने को मिल रही है। ये बेसिकली टॉपिक जो है ना वो किस चीज का जिक्र कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। 2023-24 में बताया ये गया है कि लगभग 15.5 लाख 16 लाख लोगों को ही फ्री लीगल एड सर्विस का फायदा मिला है, जबकि लगभग 80% इंडिया की पॉपुलेशन इसके लिए एलिजिबल है। सोचिए आप, फ्री लीगल एड जो है वो आपको पता है ना, जिसमें सरकार जो है वो खुद से जो है वो नालसा, जैसे नालसा जो है वो आपने सुना होगा, राइट। तो ये फ्री लीगल एड के इंस्टीट्यूशंस हम लोग को देखने को मिलते हैं। नालसा पता है ना आपको, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, NALSA जिसको हम लोग बोलते हैं, नालसा। देखो ये लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट में, सेकंड पॉइंट की तरफ देखो आप, तो देखो ये नालसा जो है वो लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है। ये बेसिकली फ्री लीगल सर्विस जो है वो हमारी कंट्री के अंदर प्रोवाइड कराती है। बट मुद्दा ये उठ गया है कि एक इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 सामने आती है, इसमें बोला जा रहा है कि मात्र 15.5 लाख लोगों को ही फ्री लीगल एड सर्विस का बेनिफिट मिला, जबकि 80% इंडिया की पॉपुलेशन इस चीज के लिए एलिजिबल है। तो आपके हिसाब से लीगल एड सर्विस का आउटरीच इतना कम क्यों है? क्यों इतने कम लोगों तक फ्री लीगल एड सर्विस जो है वो मिल रही है या पहुंच रही है? क्या लगता है आपको? आप दिमाग लगाओ थोड़ा इसके बारे में, कमेंट बॉक्स पे लिखो, क्योंकि ये टॉपिक सुनने वाला है, दिमाग लगाने वाला है। नालसा, इसके बारे में वैसे आपको लिखने की जरूरत नहीं, पॉलिटी में लिखवाया जाता है, फिर भी अगर जिनको नहीं पता लिख लेना। फुल फॉर्म पहले तो उसका लिख लो, नालसा का, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत जो है वो इसको बनाया गया था, और 1995 से ये काम कर रही है। और हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, ये बेसिकली काम करते हैं कि नालसा जो है उसको प्रोटेक्शन प्रॉपर मिले, मतलब कि नालसा का प्रॉपर उसको देखते हैं कि सही तरीके से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये पूरा काम होता है CJI का, हमारे पैटर्न इन चीफ जिनको कहा जाता है, संरक्षक प्रमुख, कि नालसा सही तरीके से ऑपरेट करे, कहीं उसको प्रॉब्लम ना आए, उसकी पूरी डायरेक्टली निगरानी रखते हैं हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो सोचो कितनी इंपॉर्टेंट बॉडी है नालसा।
जो नेशनल लेवल पर काम करती है। बट यस, स्टेट लेवल के लिए भी हमारे पास SLSA है और डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए भी हमारे पास DLSA है। वही सेम चीज जैसे नालसा है ना, बस NA मतलब नेशनल, S मतलब स्टेट, D मतलब डिस्ट्रिक्ट, बाकी सब सेम ही है। लीगल सर्विस अथॉरिटी, LSA। तो हर लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल पर हमने इंस्टीट्यूशंस बनाए, बट फिर भी लोगों तक इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा। यही तो रिपोर्ट में बताया जा रहा है। इसके काम मैं आपको ऑलरेडी जो है बता ही चुका हूं कि ये करती क्या है। फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड कराती है, लोगों को गाइड करती है, बताती है कि ये आपके कानूनी अधिकार हैं, अगर आप किसी केस में फंस गए हो तो आप इनसे एडवाइस ले सकते हो। लीगल लिटरेसी प्रोग्राम भी कंडक्ट करती है कि लोगों को लीगल सर्विसेज के बारे में जानकारी हो। लीगल एड क्लिनिक्स भी चलाती है गांव में और जेल में भी। जेल में भी कुछ कैदी होते हैं, खुद का वकील नहीं कर पाते हैं, तो ये नालसा जो है उनका हेल्प करती है। तो ये चीजें हैं जो थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। लीगल एड डिफेंस काउंसिल स्कीम भी एक 2022 में लाई गई थी। 670 डिस्ट्रिक्ट में 670 में से 610 डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेट कर रही है। बी वाला पॉइंट देखो। 2023-24 बजट में 200 करोड़ रुपए जो है वो इसका उपयोग कर लिया गया, लेकिन 2024-25 में 150 करोड़ रुपए ही जो है वो मिले इसको, यानी कि इसका बजट भी जो है वो गिरा दिया गया। एक और ऐसी स्कीम हम लोग को देखने को मिलती है, पैरा लीगल वॉलंटियर्स। ये कम्युनिटी लीगल वर्कर्स हैं, ट्रेन्ड कम्युनिटी लीगल वर्कर्स हम लोग को देखने को मिल रहा है, और इनके नंबर्स भी गिर गए हैं, यानी कि कम्युनिटी लीगल वर्कर्स के नंबर भी गिराए जा रहे हैं कंटिन्यूअस। अब आगे बताता हूं। तो ये क्या देख रहे हो आप, इनके नंबर लगातार जो है वो गिरते जा रहे हैं, है ना। अगर ये वॉलंटियर्स लोगों तक पहुंचेंगे नहीं, उनको बताएंगे ही नहीं कि भाई आपको ये लीगल सर्विस है वो मिलनी है, तो फिर तभी तो नहीं मिल पा रही है। ये यही सब तो चैलेंजेस हैं, यही सब तो प्रॉब्लम्स है। एक तो बजट इनने कम कर दिया इसकी स्कीम का, दूसरा इन्होंने जो है वो वॉलंटियर्स इसके हटते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, ट्रेनिंग नहीं मिल रही वॉलंटियर्स को टाइम पर, तो वो ज्वाइन ही नहीं कर पा रहे हैं। तो जब वॉलंटियर्स नहीं होंगे तो फिर कैसे कम्युनिटी को जो है वो लीगल सपोर्ट या लीगल गाइडेंस मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा ना। दैट इज द इशू। लीगल एड क्लिनिक और जेल क्लिनिक, एक क्लिनिक एवरेज 163 विलेज को कवर करता है। सोचो आप, 163 विलेज को एक क्लिनिक कवर कर रहा है, और अंडर ट्रायल और कन्विक्टेड प्रिजनर्स दोनों ही इसमें शामिल। और अंडर ट्रायल की संख्या तो आप जानते हैं 70-80% तो हमारे अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, है ना। अवेयरनेस इनिशिएटिव, लीगल लिटरेसी क्लब्स स्कूल कॉलेजेस में देखने को मिलती हैं। परमानेंट लोक अदालत भी होती हैं। स्पेशल प्रोग्राम्स ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए, डिजास्टर विक्टिम्स के लिए, लेबर्स के लिए भी ओपन जो है वो किए जाते हैं। तो ये सब इनके अवेयरनेस इनिशिएटिव्स भी हैं, ठीक है। लीगल एड को टोटल जुडिशरी बजट का 1% से भी कम मिलता है। जितना जुडिशरी में जितना पैसा लगाया जाता है लीगल एड मतलब के लिए, 1% से भी कम पैसा जो है वो दिया जा रहा है, यानी कि फंड्स है ही नहीं बिल्कुल भी। बजट का इशू है, जो सबसे पहले वाले पॉइंट पे हमने देख ही लिया था। नालसा के फंड्स का यूटिलाइजेशन गिरता जा रहा है, पहले 75% यूटिलाइज हुआ था, अब 59-60% यूटिलाइज हो रहा है। तो दिस इज द इशू। कई बार ब्यूरोक्रेट्स हर्डल जो है वो करते हैं, हर्डल क्रिएट करते हैं। हरियाणा में लीगल एड के लिए कितना खर्च हो रहा है पता है? 16 रुपए प्रति व्यक्ति, और वेस्ट बंगाल में तो मात्र 2 रुपए प्रति व्यक्ति जो है वो लीगल एड के लिए खर्च हो रहा है। 13 स्टेट जो है उन्होंने अपने लीगल एड बजट को जो है बढ़ाया है, 100% के ऊपर जो है वो किया है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के अंदर ये थोड़ा अच्छा एक हम लोग को देखने को मिला, बट दूसरी स्टेट्स की स्थिति जो है बड़ी खराब है। देखो क्या लिखा हुआ है, मार्च 2023 में केरल जो है वो 750 रुपए हर दिन जो है वो पे करती थी। 22 राज्य जो है वो 500 रुपए, और 3 राज्य जो है वो 400 रुपए, और रिमेनिंग 3 गुजरात, मेघालय, मिजोरम 250 रुपए। पर्याप्त सपोर्ट ही नहीं है लीगल एड सर्विसेज के लिए, तो कैसे फिर काम बनेगा? मतलब बजट का एक बड़ा इशू है यहाँ पर, ये चीज हम लोग को समझ में आ रही है। तो बजट बढ़ाओ, बजट का इशू है तो बजट बढ़ाओ भाई। 1% से कम है तो एटलीस्ट 2 से 3% टोटल जुडिशरी के बजट का लगाना चाहिए। स्टेट लेवल पर जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है, उसको सशक्त बनाओ, है ना। मिनिमम वेज तक जो है वो लाना चाहिए एटलीस्ट खर्चे को, तब तो काम जो है वो बनेगा। तभी तो लोग फिर इंटरेस्टेड भी नहीं होते भाई, लोगों को भी तो कमाना है, कोई समाज सेवा से थोड़ा किसी का घर चलता है, पेट भरता है।
ये बात आप सभी लोग जो है वो जानते होंगे। लोग बड़ी बड़ी बातें तो कर लेते हैं, बट क्या होता है कि बड़ी बातें करने से जो है पेट भरता नहीं है। एक ना एक टाइम के बाद इंसान जो है वो फिर अपने घर परिवार को भी तो देखना है, उसको चलाना भी तो है, लाइवलीहुड भी तो देखना है। अब वॉलेंटियर बन गया आदमी, कब तक करेगा? वो तभी तक कर पाएगा ना जब तक भाई उसका टाइम हो, या फिर उसकी पूरी इच्छाएं जो है वो या तो मर चुकी हो, या तो तृप्त हो गया वो संत वगैरह हो, तो फिर बात अलग है भाई, क्योंकि संत लोगों के आगे फिर कुछ नहीं होता। एनीवेज, तो बस यही था ओवरऑल टॉपिक। इसमें आपको एक अच्छी जानकारी जो है वो पूरे आर्टिकल में मिल गई है कि हमारी कंट्री के अंदर लीगल एड की जो है वो धज्जियां उड़ी पड़ी है। मैंग्रोव्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएस पेपर 3 के लिए, और मैंग्रोव्स पर को तो प्रोटेक्ट करना आज की डेट में बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आज के क्लाइमेट चेंज की स्थिति को देखते हुए। तीन चीजें बताइए कि कैसे मैंग्रोव्स जो है वो हेल्प करता है आज की डेट में। मैंग्रोव्स के तीन सिग्निफिकेंस बताओ, तीन महत्व बताओ कमेंट बॉक्स में लिखकर, अभी के अभी वीडियो को पॉज करके। तो इंडिया ने तमिलनाडु, गुजरात और मुंबई जैसे कोस्टल रीजन में लार्ज स्केल मैंग्रोव रिस्टोरेशन प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं। लिख लेना तीन राज्यों के नाम, तमिलनाडु, गुजरात, बॉम्बे और मुंबई। तो इन क्षेत्रों में मैंग्रोव को रिस्टोर करने के प्रोग्राम जो है वो शुरू हो गए हैं। ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई, मेन चीज तो यही है, हमें देखने को मिल रहा है कि बायोडाइवर्सिटी को जो है वो प्रोटेक्ट करना है, डिजास्टर को कम करना है, क्योंकि मैंग्रोव जो है वो डिजास्टर को रोकने में हेल्प करती है, साइक्लोन्स। एनवायरमेंट में पढ़ना ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पढ़ाया जाता है काफी डिटेल में। इंडिया की ब्लू कार्बन स्ट्रेटेजी का पार्ट बन गया ये, ब्लू कार्बन स्ट्रेटेजी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया की ब्लू कार्बन स्ट्रेटेजी लिखो, अंडरलाइन करो, डबल अंडरलाइन, इंडिया की ब्लू कार्बन स्ट्रेटेजी। और इसके बारे में आज आपको पढ़ना है, इंडिया की ब्लू कार्बन स्ट्रेटेजी क्या है डिटेल में। क्या आप जानते हो कि मैंग्रोव्स कार्बन को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से ज्यादा एफिशिएंटली स्टोर करता है? यानी कि एक बड़ा कार्बन सिंक है, यानी कि जितना एक जंगल कार्बन को सिंक नहीं करेगा, उससे कई ज्यादा कार्बन को स्टोर कर लेगा मैंग्रोव। सॉल्ट टॉलरेंट फॉरेस्ट इकोसिस्टम है ये, खारे पानी में सरवाइव कर जाता है, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, इंटरटाइडल जोन में पाया जाता है, यानी कि जहां पर लहरें वगैरह जो होती हैं कोस्टल एरियाज पे, वहां पर पाया जाता है ये। इंडिया के अंदर 4900 स्क्वायर किलोमीटर का हम लोग को मैंग्रोव जो है वो देखने को मिलता है। कहां कहां पर पाए जाते हैं ध्यान में रखना जरूरी है, सुंदरबंस, महानदी, गोदावरी, पिचावरम, गल्फ ऑफ कच्छ। और ये नेचुरल बायोशील्ड होती है साइक्लोन्स के दौरान, जो मैंने अभी आपको बताई, साइक्लोन से प्रोटेक्ट करता है। ब्लू कार्बन को जो है वो स्टोर करने की क्षमता रखता है। यहाँ पर मछलियां, चिड़िया, बहुत सारी प्रजातियां आपको जो है वो देखने को मिल जाएंगी। तो एक प्रकार से वेटलैंड भी होता है ये, इसके बाहर भारी एरिया को हम लोग वेटलैंड भी कहते हैं, क्योंकि लाइवलीहुड का एक बड़ा सोर्स भी होता है ये, यानी कि लोग जो हैं उनकी आजीविका का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्रोत है ये मैंग्रोव्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं और इस बार तो बनेंगे ही। इसके अंदर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलती हैं, इसके कुछ ग्लैंड्स वगैरह जो होते हैं, ये देखो, न्यूमेटाफोर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसकी जब आप इसकी फोटो देखेंगे, इसकी जड़ें जो है वो बाहर की तरफ जो है वो निकली हुई नजर आती हैं, पता है? ऐसा आपको देखने को मिलेगा, अगर आप फोटो देखोगे इसकी तो ऐसा लगेगा कि अरे कांटे कांटे बिछे हुए हैं एक जमीन पर, तो वो कांटे नहीं है, वो मैंग्रोव्स की जड़ जो है वो नीचे, जमीन के नीचे या पानी के नीचे से होती हुई आकर ऊपर, ऊपर की तरफ या पानी के ऊपर आप ऐसे ऐसे देखेंगे नुकीले कांटे टाइप के, ऐसा लगेगा कि अरे बाप रे कितने कांटे हैं, बट ये इनकी बेसिकली जड़ें हैं जिससे वो रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, मतलब सिंपल शब्दों में। तो एरियल रूट्स बड़ा यूनिक सिस्टम है जिसको बोलते हैं हम लोग न्यूमेटोफोर्स, है ना? अब ऐसी मिट्टी जो होती है जहां पर ऑक्सीजन लेवल जो है वो काफी कम होता है, उसमें भी सरवाइव करने की ये क्षमता रहती है इनकी। इनके स्पेशल ग्लैंड्स जो होते हैं, जो अगर आप इनकी पत्तियां देखोगे ना, पत्ती तोड़ोगे मैंग्रोव्स की, तो आपको उस पर नमक जो है वो नजर आएगा पत्ती पर, क्योंकि सॉल्टी एरियाज पे रहते हैं तो उनकी पत्ती जो है वो नमक को बाहर कर देती है। इनके ऐसे स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं, तो बड़ी यूनिक इसकी प्रॉपर्टी है मैंग्रोव्स की। और फिर इसके अलावा और भी काफी सारी चीजें, इसके इसके जो बीज जो होते हैं वो प्लांट में ही जो है वो जर्मिनेट होने लगते हैं, यानी कि एक प्लांट से फिर दूसरा प्लांट बन जाता है, सिंपल शब्दों में ये समझो आप। वीवी पेरी जिसको हम लोग बोलते हैं, वीवी पेरस भी आपने नाम सुना होगा। तो हार्श कंडीशन में रहने लायक ये होते हैं, अच्छा इनका सर्वाइवल है।
ठीक है। अब आज की डेट में खतरा भी है भैया मैंग्रोव्स को। अर्बन एरियाज एक्सपेंड हो रहा है, हम पोर्ट्स बना रहे हैं, हाईवेज बना रहे हैं, रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं। पॉल्यूशन तो हमने खतरनाक तरीके से छोड़ मारा है ना। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में झींगे की फार्मिंग के चक्कर में इनको हटा दिया जाता है। सी लेवल राइज हो रहा है ना। रेनफॉल हो रही है बहुत ज्यादा। तो सी लेवल राइज होना, रेनफॉल होने से क्या मतलब है भाई? देखो, ये सॉल्टी रीजन में सरवाइव कर सकता है, और रेनफॉल अगर ज्यादा होगी, रेनफॉल क्या है? फ्रेश वाटर है। तो रेनफॉल अगर होगी तो सॉल्टी रीजन जो है वो डाइल्यूट होगा, डाइल्यूट होगा तो ये इनका सर्वाइवल जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये सब चीजें भी हैं। काफी सारी आक्रामक प्रजातियां भी इनके आसपास जो है वो आ जाती हैं। इसका नाम लिख लेना, जैसे कि प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। ये मैंग्रोव की क्वालिटी को अफेक्ट कर देती है, तो ये इन्वेजिव स्पीसीज, आक्रामक प्रजाति है। ठीक है। 2021 से 24 तक मैंग्रोव के एरिया को डबल करने के लिए तमिलनाडु के अंदर मिशन था, ग्रीन तमिलनाडु मिशन। तंजावुर, तिरावुर, कडलोर, इन सब डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिला। MS स्वामीनाथन फाउंडेशन की मदद से ये चीज जो है वो पॉसिबल हो पाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। फिर इसके अलावा मुंबई थाने क्रीक, ये चीज तो आपको पता ही होगी। 10.5 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट था। लगभग 4 लाख सैपलिंग्स लगाई गई, 150 टन प्लास्टिक्स वहां से हटाए गए, महिलाओं के एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट किया गया। ठीक है। ऐसे ही गुजरात के अंदर मिष्टी स्कीम थी। यहाँ पर 19,000 हेक्टेयर 2 साल में जो है वो वहां पर प्लांटेशन किया गया, 19,000 हेक्टेयर पे मैंग्रोव्स का। इंडिया का टोटल मैंग्रोव कवर जो है उसका लगभग 23.5% से ज्यादा गुजरात के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है, थैंक्स टू मिष्टी स्कीम। मिष्टी का फुल फॉर्म है मैंग्रोव्स इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टैंजिबल इनकम्स। ठीक है। बट स्थिति भी खराब, 2004 सुनामी और बे ऑफ बंगाल साइक्लोन जो आ रहे हैं, और अभी तो साइक्लोन की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही, तो मैंग्रोव्स को लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये उसके शॉक्स को एब्जॉर्ब कर जाते हैं। फिशरमैन्स के लिए बहुत अच्छा ग्राउंड ये होता है जहां पर उनको अच्छी प्रजातियां रहो मिल जाती हैं, उनका लाइवलीहुड है पूरा इसी से टिका हुआ है। राइट। तो बस यही चीज है जिसके बारे में एक जानकारी आपको होनी चाहिए। तो कम्युनिटी को इन्वॉल्व करो, रेगुलर बेसिस पर AI टूल्स की मदद से मॉनिटर जो है वो करते रहो कि मैंग्रोव्स की हेल्थ कहीं खराब तो नहीं हो रही है, और उसके प्लांटेशन को और जो है वो बढ़ाओ। तो यही सब चीजें, ग्लोबल कॉपरेशन जो है वो करो, इंडिया जो है पार्टनर करे और भी ट्रॉपिकल कंट्रीज के साथ, जिससे कि जॉइंट रिसर्च जो है वो कंडक्ट की जा सके मैंग्रोव को रिस्टोर करने के ऊपर, ब्लू कार्बन की अकाउंटिंग के ऊपर, क्लाइमेट इनोवेशन के ऊपर। बस। अब एक बड़ी दुखद न्यूज जो है वो सामने आ रही है, हमारी कंट्री के अंदर से एशियाटिक लायन के बच्चे जो है वो मरते जा रहे हैं। काफी बच्चे बीमार पड़े हुए हैं जिन पर इलाज जो है वो चल रहा है, और काफी बच्चे जो है वो मरते जा रहे हैं। मरने के पीछे क्या वजह है? आइए समझते हैं। तो गुजरात की अमरेली डिस्ट्रिक्ट में एक गांव के पास लगभग 3 एशियाटिक लायन के बच्चे की डेथ हो गई। ये सुनना ही वाला टॉपिक बस आप। 6 और बच्चों को मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, क्योंकि वीकनेस है इनमें और बीमार हैं ये। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन ट्रीटमेंट के बावजूद 3 बच्चे जो है वो बच नहीं पाए। एशियाटिक लायन गाइस सिर्फ एक ही जगह पर पाए जाते हैं, कहां पर पाए जाते हैं? कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताओ कौन सा नेशनल पार्क है जहां पर एशियाटिक लायन जो है वो पाए जाते हैं। अब एशियाटिक लायन का साइंटिफिक नेम जो है वो लिख लेना भैया। ये वाला क्वेश्चन जो है वो अक्सर प्रीलिम्स में स्टेट PSC पूछ सकती है। पैंथेरा लियो परसेका, ये सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं एशियाटिक लायन। IUCN की रेड लिस्ट के अंदर वल्नरेबल कैटेगरी में है, ये फैक्ट भी आप लिख लेंगे, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 के अंदर, और CITES के अपेंडिक्स 1 के अंदर। CITES का नीचे कमेंट बॉक्स में फुल फॉर्म लिखकर बताओ। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, CITES, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, CITES, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑन एंडेंजर्ड स्पीसीज, फ्लोरा और फौना वाली ना, इसका फुल फॉर्म मुझे अभी ढंग से याद नहीं आ रहा, आप बताइएगा। वैसे है यही,
कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना, ऐसे ही है, ऐसे ही कुछ है, तो एक बार उसको कंफर्म जो है वो कर लेना। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो IUCN का फुल फॉर्म है, और इसका यही है। CITES के बाद फ्लोरा एंड फौना भी लगता है, ये फैक्ट भी ध्यान में रखना। तो ये सब पता होने चाहिए। इंटरनेशनल ट्रेड को ब्लॉक करने से रिलेटेड है, इंडिया के अंदर स्पीसीज के प्रोटेक्शन से रिलेटेड हमारा ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है। IUCN जो है वो लिस्ट जो है वो अपनी जारी करता है, जिसमें स्पीसीज को अलग अलग कैटेगरीज में रखा जाता है। एशियाटिक लायन वल्नरेबल कैटेगरी में है। इनकी 9 कैटेगरीज होती है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये चीज हम लोग को देखने को होती है। अब कैसे दिखते हैं एशियाटिक लायन वगैरह, तो उनके फीचर्स वैसे तो आपसे पूछेंगे नहीं, कि इनके कान जो है वो दिखाई देते हैं, है ना, एक अलग टाइप का इनका पेट में फोल्ड्स बने रहते हैं, रेतीले से लेकर ग्रेइश टाइप का इनका कोट का कलर होता है। इनके मेल के वेट होते हैं 160 से 190 किलो, फीमेल का वेट 100 से 120 किलो होता है, हाइट 110 सेंटीमीटर। बड़ा खतरनाक दिखते हैं ये सब। अगर वैसे अपन टीवी में देख लेते हैं तो अपन को मजा आता है, बट जब रियलिटी में जब ये सामने आता है ना, तो इंसान की वाकई में हालत खराब होने लगती है इसको देखकर। उसका ऑरा ही इतना तगड़ा होता है। जंगल में इतने बड़े बड़े प्रजातियां हैं, बट आप देखिए कि सिर्फ शेर ही एक ऐसी प्रजाति हम लोग को देखने को मिलती है, सिर्फ शेर प्रजाति एक ऐसी है कि जिससे लोग की हालत खराब हो जाती है। क्योंकि जब वो चलता है ना, उसका जो, अरे उसका जो ऑरा है, अरे क्या हो गया, अरे जाओ 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 जाओ, हमारे यहाँ का एक और नया शेर है। इधर आओ तुम, चलो इधर आओ, आओ दिखाएं आपको शेर, इधर आओ इधर आओ, इधर आओ चलो। कुछ नहीं, सिर्फ घर के अंदर भौंकता है। चुप हो जा आप, बिल्कुल पढ़ा रहा हूं मैं अभी। हमारा दौलत बिल्कुल सिर्फ घर के अंदर ही भौंकता है, क्योंकि वो बाहर सामने उसने देख लिया होगा, आंटी को या अंकल को देखा होगा, तो भाई साहब शेर बन के वहां चले गए। क्योंकि शेर की बात कर रहा था ना मैं। वैसे एक नंबर का डरपोक है हमारा दौलत। बिल्ली से डरता था पहले तो, अब ये भी थोड़ा सा घर के अंदर रहता है ना, तो थोड़ा सा शेर बनता है। वैसे बाहर तो बिल्ली से भी डरता है ये। चलो, तो मैं आपको जो है वो क्या बता रहा था, ऑरा, ऑरा स्ट्रांग रखना जरूरी है यार। अच्छा खासा मोटिवेशन दे रहे थे, दौलत के चक्कर में मोटिवेशन खराब हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आइसोलेटेड केस नहीं है गाइस, जस्ट 25 दिन पहले ही चार मतलब एक बहुत ही कमजोर बच्चों को जो है वो जाफराबाद रेंज से जो है वो रिकवर किया था इन लोगों ने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने। तो वो कहानी हम लोग को देखने को मिल रही है कि यहाँ पर और भी काफी सारे बच्चों की डेथ हो रही है अननेचुरल कॉजेज के कारण। यार देखो, इसमें तो मैं बोलूंगा कि एक तो वायरसेस भी हैं हम लोग को देखने को मिल रहा है ना। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है बोल रहा है कि कुछ पर्टिकुलर चीज हो सकती है, जैसे कि कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस, CDV, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस जो है वो ये हो सकता है ना, जंगल में ये पहले हुआ भी है। क्योंकि फिर क्या तो एनीमिया हुआ होगा या निमोनिया हो गया होगा, ये भी कहा जा रहा है। ब्लड सैंपल्स अभी लिए गए हैं, फर्दर एनालिसिस जो है वो किया जाएगा, अभी आइसोलेशन पे रखा गया है। तो पॉपुलेशन तो इन लोग की बढ़ रही है, बट लेकिन क्वालिटी पर जो है वो फोकस नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। बेचारे कमजोर बीमार टाइप के जो है वो हो रहे हैं। क्लाइमेट चेंज तो बड़ा असर है भाई। लायंस के नंबर्स बढ़ रहे हैं, बट इनके बच्चे जो है वो मरते जा रहे हैं। उनकी हेल्थ पर ध्यान देना भी जरूरी है, क्योंकि ये सब प्रजाति अगर खत्म हो जाएगी ना, तो इकोसिस्टम बुरी तरह से डैमेज हो सकता है। इसलिए हम सभी, आपने पढ़ा होगा फूड चेन, फूड वेब सिस्टम को, कोई भी एक प्रजाति को अगर कुछ होगा तो पूरी की पूरी साइकिल जो है वो डिस्टर्ब होती है। इकोसिस्टम की पढ़ा है ना आपने, इकोसिस्टम इकोलॉजी के अंदर आता है, ये GS पेपर 3 का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बात करेंगे। अब जो बात करेंगे वो AI ड्रिवन क्लाइमेट एडवाइजरी फॉर फार्मर की बात हो रही है। अरे कुल मिलाकर लिखना नहीं उतना ज्यादा। अब ये हुआ ये है कि इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, इन्होंने ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की कोलैबोरेशन में एक नई इनिशिएटिव लॉन्च करी है, जिसका नाम है AI पावर्ड कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विसेज फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर एट स्केल। ये है भैया। तो इसका उद्घाटन अभी इन्होंने हैदराबाद के अंदर जो है वो किया है, और इन दोनों ने मिलकर, इन दोनों की कोलैबोरेशन में जो है वो एक इनिशिएटिव ये लॉन्च हुआ है भाई। अब ये है क्या, तो सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊं कि AI को फार्मिंग के साथ जो है वो लिंक करने पर पूरा वो है इनिशिएटिव। छोटे किसान जो होते हैं ना, इनको बेसिकली प्रोवाइड कराना
पर्सनलाइज्ड रियल टाइम क्लाइमेट और वेदर एडवाइजरीज, कि भैया छोटे किसान है, उनको प्रोडक्टिविटी ज्यादा चाहिए, ईल्ड ज्यादा चाहिए, है ना, क्योंकि उनको अगर नुकसान होगा छोटे किसान को तो बड़ी दिक्कतें आ सकती है। ऑब्वियस ही बात है कि वो अपनी मैनेज नहीं कर पाएंगे अपने डे टू डे खर्चे, है ना, खाना पीना ही मैनेज नहीं कर पाएंगे तो स्थिति खराब हो जाएगी। अगर लोन ले रखा हो तो लोन डिफॉल्ट हो जाएगा, है ना, बहुत सारी चीजें, अगर गलती से बाहर से लोन ले रखा है तो और एक्सप्लॉइटेशन फेस करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है छोटे किसानों को, कि भाई छोटे किसानों को रियल टाइम बेसिस पर बता दिया जाएगा कि भैया देखो क्लाइमेट की स्थिति ये है, अपने खेत को इस तरीके से मैनेज करो जिससे कि तुम्हें बेटर प्रोडक्टिविटी मिल सकेगी, बस। तो ये जितना हाईलाइट किया उतना लिख लो आप इसके फुल फॉर्म के साथ, ठीक है। अब इसको इंडियन मॉनसून मिशन 3 का सपोर्ट भी है। टारगेट यही है कि क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर पर फोकस करना, कि ऐसा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हो जो जलवायु परिवर्तन के बावजूद भी सही साट रहे। इसमें व्हाट्सएप बॉट्स तैयार किए जा रहे हैं, डिजिटल टूल्स तैयार किए जा रहे हैं, कि व्हाट्सएप की मदद से किसानों को रियल टाइम बेसिस पर जानकारी दे दी जाएगी। छोटे किसानों को टारगेट किया जा रहा है। रियल टाइम हाइपर लोकल एडवाइजरी सिस्टम है ये, एआई मशीन लर्निंग का उपयोग कर रहे हैं, वेदर क्रॉप सॉइल को एनालाइज करेगा और बताएगा कब बीज बोना है, किस टाइप से सिंचाई का यूज करना है, या पेस्ट कंट्रोल कौन सा यूज करें, पूरी चीज बताएगा ये, मतलब सिंपल शब्दों में, तो ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतनी सी चीज ध्यान में रखो। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, राइट, CGIAR का AI4C4A, जो AI है क्लाइमेट रेसिलिएंट इसके लिए एग्रीकल्चर के लिए, तो इन सब चीजों से सपोर्ट जो है वो मिल रहा है इन लोगों को, ICAR और ICRISAT, IC रिसार्ट को। किसानों को क्रॉप सॉइल वेदर और लोकेशन स्पेसिफिक डेटा प्रोवाइड कराना, प्रॉपर, यानी कि प्रॉपर जानकारी। पहले महाराष्ट्र में ये लोग लेकर आ रहे हैं, पर उसके बाद पूरी कंट्री के अंदर धीरे धीरे करके फैलाएंगे। इनिशिएटिव काफी अच्छा है, छोटे किसानों को काफी मदद करेगा, बट द पॉइंट इज दैट इसकी जानकारी मिलना जरूरी है। इनिशिएटिव तो आ जाती है बट उसकी जानकारी और उसको उपयोग कर कैसे किया जाए उसके बारे में पता नहीं होता, तो ये लिखने की अभी उतनी जरूरत नहीं है। इनिशिएटिव का बस नाम लिखो और एक जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि इनिशिएटिव किससे एसोसिएटेड है। होप प्रोजेक्ट कुछ याद आ रहा है? होप प्रोजेक्ट, यार होप प्रोजेक्ट तो, होप सैटेलाइट थी क्या वो मार्स की, यूएई की, क्या नाम था उस सैटेलाइट, होप ही था ना मेरे ख्याल से। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो पहला ये मिडिल ईस्ट कंट्री जो है बनी थी, मतलब ये अरब नेशन बना था जिसने अपनी सैटेलाइट जो है भेजी थी ना मार्स में, उस सैटेलाइट का नाम भी मेरे ख्याल से शायद होप था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार चेक करना आप। बट ये जो होप है ये दूसरा है, ये ह्यूमन आउटर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट है, लिख लो भैया। ये धरती पर ही एक बेसिकली रिसर्च स्टेशन बनाया जा रहा है, धरती पर ही रिसर्च स्टेशन बनाया जा रहा है, और एनवायरनमेंट बिल्कुल सिमुलेटेड टाइप का है, कि एनवायरनमेंट उसका इस तरीके का होगा जैसे आप आउटर प्लैनेट में जा चुके हो। ये ट्रेनिंग देने के लिए है कि आगे चल के हम अगर दूसरे प्लैनेट को देखें, अगर हमारी धरती नष्ट होने वाली है तो दूसरे प्लैनेट की तरफ जाएं तो वहां पर हम सरवाइव कैसे कर पाएंगे, तो उस पर रिसर्च जो है वो हो रही है, बस होप के थ्रू। देखो वैसे तो नाम से ही समझ में आ रहा है, ये देखिए आप, ह्यूमन आउटर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन, तो ये चीज। और होप प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पर ये बना रहा है, तो ये लद्दाख के अंदर। तो कुल मिलाकर आप ये ध्यान में रखो कि लद्दाख के अंदर सरकार का होप प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होप प्रोजेक्ट चालू हो गया है, जिस प्रोजेक्ट के थ्रू रिसर्च जो है वो की जा रही है कि आउटर प्लैनेट पे सर्वाइवल कैसे किया जाएगा, और ये लद्दाख में इन्होंने पूरा लेबोरेटरी टाइप का जो है बनाया है। ठीक है, प्रोजेक्ट जो है इसके अंदर रिसर्च होगी मेंटल हेल्थ के ऊपर, साइकोलॉजिकल एडाप्शन के ऊपर, क्रू सिलेक्शन के ऊपर, कि लोग जो बाहर जा रहे हैं स्पेस में जा रहे हैं भाई, तो वो सही तरीके से सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो एक प्रकार से उनको टेस्ट किया जाएगा। पता लगे कि स्पेस में जाकर टैं बोल दें तो हमारी बदनामी हो रही है कि हम जो है वो ह्यूमंस को भेज रहे हैं, वो मरते जा रहे हैं। तो यहीं पे चेक किया जाएगा कि देख लो भाई किसी की हालत खराब तो नहीं हो रही, सांस वास तो नहीं फूल रही, अभी चेक कर लो एक बार, फिर भेजेंगे तुम्हें ऊपर। तिलक जी के बारे में तो आप ही बताएंगे मुझे, वीडियो को पॉज करिए, तिलक जी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर आप ही बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर। चलिए, तो बस आज के लिए इतना ही था गाइस, और ये है एक मेंस का क्वेश्चन चाइना के मेडॉक डैम प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जिसके बारे में कल भी हमने डिस्कस किया था।
तो अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद गाइस, जय श्री महाकाल।